अध्याय 7 है सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करेगा। उसमें हाल के वर्षों में जो भारत की उच्च और सतत आर्थिक वृद्धि रही है, उसके साथ साथ सामाजिक और संस्थागत प्रगति भी देखी गई है। भारत की उच्च और सतत आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक संस्थागत प्रगति भी हो रही है, और ये सशक्तिकरण के साथ सरकारी कार्यक्रमों के परिवर्तनकारी और प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है। मतलब जो भी उच्च और सतत आर्थिक वृद्धि है, सामाजिक संस्थागत प्रगति देखी जा रही है, ये किस पर आधारित है? तो सशक्तिकरण के साथ साथ सरकारी कार्यक्रमों के कार्यक्रमों के परिवर्तनकारी और प्रभावी कार्यान्वयन पर। ठीक है, इसमें बताया गया है 2018 से 24 के बीच में जीडीपी में जो वृद्धि हुई है वो 9.5% के हिसाब से हुई। इसमें अगर कल्याण व्यय की बात करें, कल्याणकारी कार्यों से संबंधित जो व्यय हुए हैं वो 12.8% रहे हैं। इसी बीच में शिक्षा पर व्यय की बात करेंगे, 12.8% की दर से वृद्धि देखी गई है इसमें भी, मतलब जो कल्याण व्यय के मामले रहे हैं। ठीक है ना, वार्षिक दर से ये भी बढ़ा है, वार्षिक दर से। शिक्षा पर बात करेंगे, कल्याण व्यय तो भाई सब कुछ एक साथ हो गया, लेकिन अलग अलग में बात करें तो शिक्षा पर 9.4% की दर से वार्षिक वृद्धि देखी गई है खर्च के मामले में। वहीं पर स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो 5.8% वार्षिक वृद्धि देखी गई है। ठीक है, असमानता के संकेतक के रूप में, असमानता के संकेतक में भी कमी देखने को मिली है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे जो असमानता हमको 0.2, ये 10 पॉइंट है, 0.283% हुआ करती थी, वो घटकर हो गई है 0.266% के। ठीक है, ये यहाँ पे गिनी गुणांक भी लिख सकते हैं। और शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो ये असमानता जो 0.363 थी वो इस समय हो गई है 0.314 के। ठीक है, ये असमानता रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये भी है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है ना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना स्वास्थ्य बीमा के तहत कितनी बीमारियों को कवर किया गया है? तो ये करीब 22 बौद्धिक बीमारियों को कवर किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 बौद्धिक बीमारियों को कवर किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक कार्यक्रम है पोषण भी पढ़ाई भी। ये पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आंगनवाड़ी केंद्रों में विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? आंगनवाड़ी केंद्रों में विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना। ठीक है, एक और पहल है, नाम है विद्यांजलि पहल। विद्यांजलि पहल है, इसके बारे में बात करें तो स्वैच्छिक योगदान और सामुदायिक मेल जोल के माध्यम से। ठीक है, विद्यांजलि पहल ने स्वैच्छिक योगदान और सामुदायिक मेल जोल के माध्यम से करीब 1.44 करोड़ प्लस लिखा गया, मतलब से अधिक की बात है, 1.44 करोड़ से भी अधिक छात्रों के शैक्षणिक अनुभव को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, विद्यांजलि पहल ने, है ना, तो विद्यांजलि पहल का जो छात्रों के शैक्षणिक अनुभव को बढ़ाने में इसने अपनी भूमिका निभाई इतनी लंबी चौड़ी संख्या में, वो किस माध्यम से? तो स्वैच्छिक योगदान और सामुदायिक मेलजोल के माध्यम से इन्होंने किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे SC ST OBC की संख्या में वृद्धि से भी संबंधित मामला है। अगर देखें 2015 से अभी तक में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? मतलब 31.6% प्लस की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ये बस ऐसे ही ध्यान रखने की जरूरत है। पेटेंट की बात करें, पेटेंट के बारे में हम आप लोगों को करंट अफेयर में भी पढ़ा रखे हैं। ठीक है, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पे 2024 में ना
1 लाख पेटेंट प्रदान किए गए हैं सर 2024 में। पेटेंट क्या होता है? तो 2024 में 1 लाख पेटेंट दिए गए हैं। ठीक है, 1 लाख पेटेंट लगभग हैं ये। लगभग 1 लाख पेटेंट देने के साथ साथ भारत में अनुसंधान और विकास में भी तीव्र प्रगति हो रही है। लेकिन अगर हम 2020 के आंकड़े की भी बात करेंगे तो 2020 में 25,000 से भी कम पेटेंट दिए गए थे। ठीक है, अब बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR 2017 से मतलब 2017-18 से लेकर 2021-22 तक अगर हम देखेंगे तो इसमें लगातार वृद्धि देखी गई है। ठीक है, लगातार वृद्धि देखी गई। 2017-18 में जहां CSR 17,098.6 करोड़ हुआ करता था, 2021-22 में यही CSR व्यय हमारा कितना हो गया है, बढ़कर 26,278.7 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा वृद्धि किस दौर में हुई है? तो सबसे ज्यादा वृद्धि अगर देखेंगे तो 2018-19 से 19-20 के बीच में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना, और अगर 2018-19, 19-20 के बीच में देखेंगे ना तो करीब आएगा 4,000 करोड़ रुपए के। ठीक है, 4,000 करोड़ रुपए के बराबर आएगा वृद्धि। इस मामले में 5 शीर्ष राज्य हैं भारत के। 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आएगा महाराष्ट्र आपका, दूसरे पर कर्नाटक आएगा, तीसरे पर आपको गुजरात आएगा, चौथे पर तमिलनाडु और 5वें पर उत्तर प्रदेश आएगा। ये शीर्ष 5 राज्य हैं CSR के मामले में। ठीक है, अगर इनके खर्च का आंकड़ा भी देखना है तो महाराष्ट्र में 5290 करोड़ रुपए खर्च किए गए CSR के रूप में, 1812 करोड़ रुपए कर्नाटक में खर्च हुए, 1585 खर्च हुए गुजरात में, 1407 रुपए खर्च हुए हैं तमिलनाडु में और 1331 करोड़ रुपए खर्च किए गए यूपी में। ठीक है, टोटल की अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2022 के बीच में, 2014 से 22 के बीच में करीब 1,53,000 करोड़ रुपए CSR व्यय किए गए हैं। 1,53,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए। अगर हम यही पिछले 3 साल की बात करें तो इस पिछले 3 साल में इसकी खर्च की शुरुआत से अभी तक की बात करेंगे तो करीब ये 50% से भी अधिक है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। पिछले 9 साल से 10 जुलाई 2024 तक का आंकड़ा है। पिछले 9 साल से 10 जुलाई 2024 तक का आंकड़ा है। इसमें करीब 2.63 करोड़ आवास का निर्माण किया गया। किसके लिए भाई? गरीबों के लिए। पिछले 9 साल में, और अपडेट है ये 10 जुलाई 2024 तक का, 2.63 मतलब 63 करोड़ आवास बनाए गए हैं। वहीं पर ग्राम सड़क योजनाओं से संबंधित बात करें तो ग्राम सड़क योजना 2014-15 से लेकर 10 जुलाई 2024 तक की ही बात करेंगे तो करीब 15.14 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है ग्राम सड़क योजना के तहत। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पिछले 9 साल में 10 जुलाई 2024 तक 2.63 मतलब 63 करोड़ आवास का निर्माण हुआ। ग्राम सड़क योजना के तहत 2014-15 से लेकर 10 जुलाई 2024 तक करीब मतलब 15.14 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। ठीक, 8वें चैप्टर में रोजगार और कौशल विकास, ठीक है, गुणवत्ता की ओर। सर थोड़ा सा नीचे कीजिए। 8वां चैप्टर है, इसमें एक नाम दिया गया है PLFS। इसका मतलब क्या है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण इसका फुल फॉर्म है। इसका आंकड़ा है 2022-23 में। 2022-23 का इसने आंकड़ा दिया है कि 2022-23 में बेरोजगारी दर में कमी आई है। ठीक है, 2022-23 में बेरोजगारी दर में कमी आई है। कमी कितनी हुई है? 3.2% हो गई है। मतलब अब बेरोजगारी दर कितनी हुई? मतलब घटकर
3.2% हो गई। इसका कहने का मतलब ये है कि भारतीय श्रम बाजार संकेतकों में सुधार हुआ है। ठीक है। वहीं पर 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के मामले में देखा जाए तो तिमाही शहरी बेरोजगारी दर, ठीक है, 15 वर्ष या और इससे अधिक उम्र के लोगों के मामले में बात करेंगे तिमाही शहरी बेरोजगारी दर, लिखे हैं यहाँ पे तिमाही शहरी बेरोजगारी दर, मार्च 2024 की बात है। सर शहरी अध्याय का बेरोजगारी दर मार्च 2024 में, वो भी जब अध्याय का तिमाही नाम समाप्त हुई, तो मार्च 2024 में तिमाही समाप्त हुई है। उस दौरान की बात हो रही है कि साल मतलब एक साल पहले इसी तिमाही में 6.8%, मतलब 15 साल उससे अधिक उम्र के लोगों में जो तिमाही शहरी बेरोजगारी दर हुआ करती थी, मार्च 2024 का जो तिमाही था उसको समाप्त होने तिमाही के दौरान ही एक साल पहले जो आंकड़ा 6.8% का हुआ करता था, वो अब की बार हो गया है 6.7% के बराबर। इसमें भी मतलब सुधार हुआ है। 15 साल उससे अधिक उम्र वाले लोगों के बीच में जो तिमाही शहरी बेरोजगारी दर में भी क्या हुआ भाई, सुधार देखा गया है। ठीक है। फिर से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अगर देखें तो कृषि में कितना परसेंट कार्यबल लगा हुआ है, पीएलएफएस की रिपोर्ट के ही मुताबिक कृषि में लगा हुआ कार्यबल है 45% से अधिक। ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र में कितना लगा है तो 11.4%, सेवा क्षेत्र में कितना लगा तो 28.9%, और निर्माण क्षेत्र में कितना लगा है तो 13% लगा हुआ है कार्यबल, है ना। अभी भी कृषि में रोजगार के मामले देखे जाए तो ज्यादा ही सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, वो भी कितना है 45% से भी अधिक है। ठीक है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो युवा बेरोजगारी दर है, युवा बेरोजगारी दर का मतलब भाई याद रखना 15 से 29 साल की उम्र वाले की बात हो रही है। युवा बेरोजगारी दर जो 2017-18 में 17.8% थी, वो 2022-23 में घटकर हो गई है 10%। ठीक है। मतलब देखें तो लगभग आधा का सुधार हो गया है ना, लगभग आधा का सुधार बोल सकते हैं, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। युवा बेरोजगारी दर 15 से 29 वर्ष वाली जो है वो 17-18 के 17.8% से घटकर 22-23 में 10% हो गई। ठीक है। यहीं पर श्रमिकों के रोजगार की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो श्रमिकों के रोजगार की स्थिति में देखें तो यहां पर स्वनियोजित क्षेत्र में कितने परसेंट श्रमिक हैं तो 57.3% लोग स्वनियोजित क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है। वहीं 18.3% जो हिस्सा है घरेलू कामकाज वाला है, मतलब जो अवैतनिक श्रमिक हैं। नैमित्तिक श्रमिकों की बात करेंगे तो इसमें 21.8% लोग काम कर रहे हैं। नियमित वेतन के मामले में 20.9% कार्यबल काम कर रहे हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं। मतलब नियमित वेतन में 20.9% लोग काम कर रहे हैं और नैमित्तिक श्रमिक के रूप में 21.8% लोग काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम लैंगिक मामले में बात करेंगे तो महिलाओं की अगर बात करें, महिला श्रमिकों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 6 सालों में इनकी भागीदारी में वृद्धि देखी गई। महिलाओं के मामले में इनकी भागीदारी में, श्रमिक भागीदारी में पिछले 6 साल में वृद्धि देखी गई। अब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखेंगे तो 17-18 में महिला श्रमिकों की जो भागीदारी 24.6% हुआ करती थी 2017-18 में, वही 2022-23 में बढ़कर हो गई है लगभग 41.5%, 41.5%। ठीक है। सर ये कौन सा मामला है? ये तो ग्रामीण मामले की बात हुई। अब शहरी क्षेत्र में देखें तो शहरी क्षेत्र में 17-18 में जहां महिला श्रमिकों की संख्या 20.4% हुआ करती थी, वहीं 2022-23 में इनकी संख्या 25.4% हो गई। ओवरऑल भारत की अगर हम बात करें कि महिला श्रमिकों की कितनी मतलब भागीदारी है, तो महिला श्रमिकों की भागीदारी भारत के मामले में ओवरऑल की बात करेंगे तो 2017-18 में 23.3% थी, 23.3%, लेकिन 22-23 में कितनी हो गई 37% हो गई भाई, 37% हो गई है। ठीक है।
तो ये हमें इतनी चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें 100 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त कराने वाले कारखानों की संख्या। 100 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त कराने वाले कारखानों की संख्या 2018 से 22 के बीच में अगर देखेंगे तो इनमें करीब 11.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 11.8% की वृद्धि हुई है 100 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्त कराने वाले कारखानों की संख्या में, मतलब बड़े कारखानों की बात हो रही है। अब बड़े कारखानों के मामले में बात करें तो 17-18 से लेकर 21-22 के बीच में जो परिचालन, ठीक है, कारखाने जो परिचालन में हैं उनका हिस्सा है 11.8%। ठीक है, और कामगार जो लगे कामगार हैं, इसमें जो काम कर रहे हैं कर्मचारी लोग हैं, उनकी संख्या है 13.2%। अगर कुल कार्यरत कर्मियों की ही बात करेंगे तो ये हैं 12.2%। बड़े कारखानों की बात है। छोटे कारखानों की अगर हम बात करेंगे, जहां पर, अच्छा, छोटे कारखाने क्या हैं? जहां पे 100 से कम कर्मचारियों को नियुक्ति मिलती हो वही होंगे छोटे, फिर क्योंकि बड़े तो 100 से अधिक वाले हो गए, है ना, वही। ठीक है, तो उनकी जब बात करेंगे तो परिचालन में जो रहे हैं 0.4%, छोटे जो कारखाने परिचालन में कितने रहे? 0.4%, इनमें वृद्धि। और फिर कामगारों की बात करें तो 4.8% की वृद्धि। लेकिन कुल कार्यरत कर्मियों की बात करेंगे तो 3.9%। ठीक है, ये हमें इतनी चीजें याद रखनी है इसमें। ठीक है, एक चीज और ऐसे फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं कि बड़े कारखानों में छोटे कारखानों के मुकाबले रोजगार के अवसर बढ़े हैं, है ना। बड़े कारखानों में छोटे कारखानों के मुकाबले रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि जो विनिर्माण इकाइयां हैं वो उन्नयन की दिशा में चल रही हैं। ठीक है, इसमें अगर देखें तो पिछले 5 साल में कृषि और संबद्ध क्षेत्र अपने स्थिर मूल्य पर कितना 4.18% वार्षिक वृद्धि दर्ज की, वार्षिक वृद्धि। ठीक है, याद रखना हमारे यहाँ पर्याप्त अनाज के भंडार हैं, जो खाद्यान्न के भंडार भी बहुत पर्याप्त मात्रा में हैं, और इसका लगभग 40% हिस्सा क्या किया जाता है भाई? निःशुल्क वितरित किया जाता है, वो भी 2/3 जनसंख्या का। ठीक है, ये हमें याद रखना है। कितने का निर्यात कर रहा है भारत? अपने कुल खाद्यान्न का 7% से अधिक हिस्सा भारत निर्यात करता है। ठीक है, और निःशुल्क करता है सर। खाद्यान्न का 7% निर्यात अगर हो रहा है, मतलब है कृषि संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। कृषि संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि का मतलब क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सकारात्मक योगदान है कृषि का। ठीक है, सकारात्मक योगदान। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, अगर हम बात करें तो जहां 2020-21 में उत्पादन था 310, कुल खाद्यान्न उत्पादन का 310.7 मिलियन टन 2020-21 में हुआ करता था। वही हम 2023-24 में अगर देखेंगे तो ये उत्पादन बढ़ के हो गया है 328.9 मिलियन टन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, 2020-21, 21-22 और 22-23, मतलब 2020-21 से लेकर 2022-23 तक लगातार तो वृद्धि देखी गई है। लेकिन अगर 2022-23 और 23-24 से तुलना करते हैं एक दूसरे की, तो 2022-23 के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन में 2023-24 में कमी आई हुई है। तो 22-23 में उत्पादन हुआ था 329.7 मिलियन टन, लेकिन 23-24 में कितना हुआ? 328.9 मिलियन टन।
ठीक ना। लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा, अंतर बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा अंतर है, ठीक है, बहुत बड़ा अंतर, भारी भरकम अंतर नहीं है। अब यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन की ही बात कर रहे थे, तो इसमें तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन कितना है इसकी बात करेंगे तो 41.4 मिलियन टन 2023-24 में, 2023-24 में तिलहन उत्पादन है 41.4 मिलियन टन, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें ये भी है, जैसे 22-23 के मुकाबले 23-24 में खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई है, तो उस कमी का कारण क्या रहा है? तो उस कमी का कारण इन्होंने बताया है खराब और विलंबित मानसून, खराब और विलंबित मानसून के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। बाकी अब जैसे तिलहन में तो इतने सारे, इतना वृद्धि देखी गई है, बाकी जो फसलें हैं और भी फसलें हैं, पोषक अनाज, इन सब में मामूली सी वृद्धि हुई। एक पोषक अनाज में बात करेंगे, पोषक अनाज में 1% की वृद्धि हुई, 1% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तुअर, तुअर किसको बोलते पता है ना? अरहर। तुअर बात करेंगे, तुअर में कितना उत्पादन हुआ है? पिछली बार था 33.12 लाख टन, इस बार बढ़ के कितना हो गया है? 33.85 लाख टन। तुअर मतलब अरहर का उत्पादन, ठीक है। मसूर के, मसूर की बात करें, मसूर के दाल के उत्पादन की बात करें, मसूर के मामले में देखें तो ये 17 ऐसे नहीं लिखो, 15.59 लाख टन से 17.54 लाख टन हो गया। पहले इतना था पिछले बार में, इस बार इतना टन का उत्पादन हो गया। अब इसको आप देख भी सकते हैं, मतलब ऐसे भी कि इन दोनों में कितने लाख टन की वृद्धि हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मसूर उत्पादन में कितने लाख टन की वृद्धि हुई है, तो माइनस करके पता कर सकते हैं वैसे, है ना। हम सब कितना हो जाएगा? हाँ, 1.95 लाख टन, 1.95 लाख। ठीक है ना, ये भी हमें याद रखना है। ओके, अच्छा, अब जनवरी 2024 का आंकड़ा है, 31 जनवरी 2024। क्या हुआ इसमें? बैंकों ने क्या किया है, 9 KCC नाम सुना ना आप लोगों ने, किसान क्रेडिट कार्ड? यस सर, जी सर, ठीक है। तो करीब बैंकों ने ही, बैंक ही जारी करते हैं, तो बैंकों ने 7.5 करोड़ क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड KCC जारी किए हैं, जिनका मूल्य कितना भाई? इनका मूल्य है 9.4 लाख करोड़। कितना है? 9.4 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सूक्ष्म सिंचाई, 2015-16 से लेकर 2023-24 के दौरान, 2015-16 से लेकर 2023-24 के दौरान न्यूनतम जल, एक योजना है ना, न्यूनतम जल अधिकतम फसल, सॉरी अधिकतम फसल, ये एक योजना है ना भाई। इसके तहत सूक्ष्म सिंचाई से, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से, सॉरी सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत करीब 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया, हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब 15-16 से लेकर 23-24 के बीच में न्यूनतम जल अधिकतम फसल योजना के कार्यक्रम के तहत देश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है, ठीक है। हो गया। 2024 में देखा गया कि औद्योगिक विकास में तेजी आई है, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र सबसे आगे रहे, ठीक है। जो औद्योगिक विकास में तेजी आई उसमें विनिर्माण और निर्माण सबसे आगे रहे।
2024 में स्थिर कीमत पर औद्योगिक ग्रॉस वैल्यू एडेड कोविड से पहले का जो 20 का स्तर था, 20 के स्तर से 25% अधिक रहा है। मतलब कोरोना से पहले जो 2020 में जो स्थिति थी, कोरोना पूर्व वाली, ठीक है, 20 का स्तर जो था उससे 25% अधिक है। किस पर? स्थिर कीमत पर, ठीक है। औद्योगिक जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। 2024 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि को सर लिख लो। 9.5% की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला, ठीक है। अब देखिए, विनिर्माण जो मूल्य श्रृंखलाएं हैं, कई सारी बाधाएं उसमें आई। विनिर्माण मूल्य श्रृंखला, सर इसके पहले का जो चैप्टर पढ़े हैं उसका लिख। विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में कई सारी बाधाएं आई। इन सभी बाधाओं के बावजूद भी विनिर्माण क्षेत्र ने क्या किया है, पिछले दशक में कितने की वृद्धि? 5.2% वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। बाधाएं रही, लेकिन बाधाओं के बावजूद भी ऐसा हुआ। इसमें अगर बात करेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल, लकड़ी उत्पाद, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स जैसे कुछ उपभोक्ता उन्मुख उद्योगों ने उत्पादन हिस्सेदारी में बड़ी बढ़त हासिल की। सबसे ज्यादा बढ़त किसने हासिल की है? सर्वाधिक बढ़त ऑटोमोबाइल। इसका प्रश्न भी दिए थे आप लोगों को। ऑटोमोबाइल, लकड़ी का उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल्स हो गए। सर्वाधिक बढ़त मशीनरी, ये सर्वाधिक बढ़त वाले हैं, ठीक है। अगर हम मशीनरी, रसायन या और इन सब की बात करेंगे तो इनकी हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई है। सर्वाधिक बढ़त इन्हीं चारों में हुई है। वृद्धि वैसे और भी क्षेत्रों में हुई है, हम वहां पे सिर्फ वृद्धि लिख सकते हैं या फिर हम बढ़त लिख सकते हैं। उसमें देखेंगे तो मशीनरी आ जाएगा, रसायन आ जाएगा, गैर धातु खनिज आ जाएंगे, रबर, प्लास्टिक उत्पाद आ जाएंगे, ठीक है। इनकी वजह से विकास की गतिशीलता जो रही है वो संतुलित हुई है। इनकी वजह से विकास की गतिशीलता संतुलित हुई है। औद्योगिक वृद्धि की अगर हम बात करते हैं, पहले हिस्सेदारी की बात करें तो वही कर लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा, इसमें गिरावट की बात करें, जब कमी किस में देखी गई या गिरावट किस में देखी गई है? अगर हम इसकी बात करें तो गिरावट में पेट्रोलियम उत्पाद है, कपड़ा है, पेय है और तंबाकू, इनके उत्पादन हिस्सेदारी में गिरावट आई है, ठीक है। कमी या गिरावट किस में आई? तो पेट्रोलियम उत्पाद है, कपड़ा है, पेय पदार्थ है, तंबाकू है। एक चीज और याद रखना कि 5 साल का रिकॉर्ड, पिछले 5 साल में कोयले के उत्पादन में तीव्रता आई है, जिसकी वजह से आयात निर्भरता में कमी हुई है। कोयला उत्पादन में तीव्रता और आयात निर्भरता में कमी। कब? पिछले 5 साल में, ठीक है, पिछले 5 साल में ऐसा हुआ है। ओके। औद्योगिक वृद्धि दर की बात करें तो औद्योगिक वृद्धि दर जो हमारा है, औद्योगिक वृद्धि दर 2020-21 में ये कितना था? -0.4%, -0.4% था।
2023-24 में कितना हो गया, तो ये देखेंगे 9.5% औद्योगिक वृद्धि दर, मतलब मूलभूत जो सकल मूल्य वृद्धि है उस मामले में बात हो रही है, ठीक है। यहीं पे लेकिन एक चीज़ और याद रखना, 2020-21 में 0.4% की गिरावट आई थी, वहीं पर 21-22 में 12.2% की वृद्धि देखी गई थी, ठीक है, 2021-22 में। भारत का जो फार्मास्यूटिकल बाजार है ना, भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, ठीक है, याद रखना। कितना है, $50 बिलियन, $50 बिलियन। भारत दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता है, दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता है, ठीक है। साथ ही साथ शीर्ष 5 निर्यातक देशों में भी शामिल है, शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण की बात करें, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण की अगर बात करें, विनिर्माण की अगर बात करें, 2022 का वित्त वर्ष की बात होगी, तो जो वैश्विक बाजार है उसमें हिस्सेदारी है 3.7% की वैश्विक भागीदारी, ठीक है, वैश्विक भागीदारी ध्यान रखना इतनी है, ओके। भारत आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रख रहा है, और आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मई 2024 तक का आंकड़ा है 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश दर्ज किया गया है। कब तक की बात है, मई 2024 तक। कितने की, 1.28 लाख करोड़ रुपए निवेश दर्ज किए गए हैं। इससे क्या फायदा होगा, मतलब ये है PLI योजना, PLI योजना के अंतर्गत 10.8 लाख करोड़ का उत्पादन, PLI योजना के तहत 10.8 लाख करोड़, ठीक है, का उत्पादन या बिक्री भी कर सकते हैं। और एक चीज और लिख सकते हैं इसमें, 8.5 लाख से अधिक का रोजगार, इसमें प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है, दोनों प्रकार से जो रोजगार मिले हैं। इतने निवेश के मामले में इतना निवेश हुआ है, इसमें PLI योजना के तहत इतना लाख करोड़ रुपया निवेश किया गया है, इतने का उत्पादन बिक्री किया गया है, इतने 8.5 लाख से अधिक को रोजगार मिला है, वो भी कैसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, ठीक है। अध्याय 11, ठीक है जी सर। सेवाएं, विकास के अवसरों को बढ़ावा देना, विकास के अवसरों को बढ़ावा देना, ये है। ऐसा बताया जाता है कि सेवा क्षेत्र जो है भारत की प्रगति में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। 2024 में सेवा क्षेत्र का जो कुल आकार है अर्थव्यवस्था में, सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में 2024 के आंकड़े के मुताबिक कुल आकार करीब 55% है,
55%। 2024 मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक भी लिख सकते हैं आप। सेवा क्षेत्र से संबंधित सक्रिय कंपनियों अच्छी खासी रही हैं। और अगर देखें तो करीब जो सक्रिय कंपनियां हैं सेवा क्षेत्र में जो सक्रिय कंपनियां हैं उनकी संख्या करीब 65% है। ऐसे गिनती के हिसाब से तो करीब 17 लाख हैं। ठीक है। अच्छा, वैश्विक स्तर पर अगर हम देखते हैं, ये तो भारत की बात है, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, सेवा का निर्यात हुआ, जो सेवा का निर्यात 2022 में अगर देखेंगे तो ये 4.4% था। ठीक है, टोटल कितना था? 4.4%। अगर हम बात करें कि 2020-21 से लेकर 2023-24 तक क्या स्थिति है, तो 2020-21 में अगर हम देखेंगे, कोरोना का समय था वो, तो -8.4% इतनी वृद्धि रही, मतलब कमी हो गई है ना, माइनस में। और वहीं 2023-24 में अगर हम देखेंगे तो ये है 7.6%, 7.6% है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन कभी कम हुई है, कभी ज़्यादा हुई है। जैसे अगर 2020-21 से 23-24 के बीच की ही बात करें, तो 2020-21 के बाद अगर हम 2021 और 22 में देखते हैं, तो सीधे सीधे सेवा क्षेत्र में जो हमारे यहाँ वृद्धि दर है वो 9.2% हो जाती है। वहीं 22-23 में जब देखा जाएगा तो ये 10.0% हो जाएगी। और जब वही चीज़ हम 2023-24 में देखते हैं तो कितना है? 7.6%। मतलब वृद्धि हुई है, लेकिन एक स्पीड से नहीं हुई है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, है ना, ये बोल सकते हैं। अगर बोलें तो 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर है उसमें कमी आई है, ये बोला जा सकता है। 2021-22 के मुकाबले 22-23 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 के मुकाबले 21-22 की तुलना अगर की जाए तो 8.4 से कितना हुआ भाई? 9.2। मतलब अगर इन दोनों को प्लस भी कर दें हम तो कितना हो जाएगा? करीब 17.6% का अंतर नजर आएगा हमको, है ना, 20-21 और 21-22 की तुलना करने पे हमको ये वृद्धि नजर आएगी। अब सेवा निर्यात में किसका कितना अंश है? सेवा निर्यात में वैश्विक स्तर पर 4.4% का योगदान है भारत का। यहां पर अगर देखें, जैसे कंप्यूटर सेवा और व्यापार सेवा, कुल सेवा क्षेत्र में इनका दोनों का ही आप देखेंगे तो 73%, 73% हिस्सा है इन्हीं दोनों का। ठीक है। और अगर देखेंगे तो इन्हीं दोनों के मामले में 2024 में वित्त वर्ष में 9.6% की वृद्धि भी हुई है, ये भी याद रखना है। सर दोनों का मिलाकर इतना हुआ है 73%? नहीं, हाँ, ये दोनों का मिलाकर इतना हिस्सा है, इतने की वृद्धि हुई है। ठीक है। ओके सर। यही नहीं, जो डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं हैं, डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं, इनका बात करें
तो वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी, विश्व में भारत 2019 में था 4.4% और 2023 में हो गया है ये 6%। विश्व में बात कर रहे हैं। वैसे हवाई सेवा के मामले में भी वृद्धि देखी गई है। हवाई सेवा के मामले में देखें तो हवाई यात्रियों की संख्या में 2024 में हवाई यात्रियों की संख्या में 2024 में सालाना आधार पर 15% की वृद्धि देखी गई। मतलब ये क्या है, विमानन क्षेत्र में अच्छी खासी प्रगति है, ये बताने का प्रयास है। साल भर में कितना हो रहा है, 15% की बढ़ोतरी। ठीक है। और वहीं पे हवाई अड्डों पर अगर हम एयर कार्गो के रखरखाव की बात करते हैं तो हवाई अड्डों पर अगर एयर कार्गो के रखरखाव की बात करते हैं तो सालाना आधार पर 7% की वृद्धि के साथ 7% वृद्धि के साथ 33.7 लाख टन तक पहुंच गया है ना जी सर। वहीं पर अगर हम रेल सेवा की बात करें तो रेल सेवाओं की अगर हम बात करें तो पिछले साल की तुलना में 2024 में कितने की वृद्धि हुई है, 5.2%। 5.2% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले। ठीक है। ऐसे पर्यटन के मामले में भी देखेंगे तो पर्यटन में देखा जाए तो 43.5% की वृद्धि हुई, जिससे पर्यटकों के आगमन कितने हो गए, कितने पर्यटक आए 2023 में, तो ये हैं 92 लाख विदेशी पर्यटक आए। ठीक है, ये हमें याद रखना है। सरकार का एक लक्ष्य है ई वाणिज्य उद्योग का लक्ष्य क्या है। पहली बात तो 2030 तक के लिए है, कितना पहुंचाना है, $350 अरब से अधिक, $350 अरब से अधिक इसको फैलाना है। अगर हम टेली डेंसिटी की बात करें, टेली डेंसिटी क्या होती है, 100 लोगों की आबादी पर जो टेलीफोनों की संख्या होती है वो है टेली डेंसिटी, है ना। 1000 लोगों की बात नहीं होती भैया, 100 लोगों की बात होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, समझ में आया? जी सर। मार्च 2014 में आंकड़ा था कि 75.2% लोगों के पास मोबाइल फोन था 2014 के मार्च में। वहीं अगर मार्च 2024 का आंकड़ा देखें तो ये आंकड़ा कितना बन जाता है, 85.7% के बराबर, 85.7% के। ये तो टेली डेंसिटी है। अब ये इसी में अगर हम इंटरनेट डेंसिटी की बात करें तो मार्च 2024 में ही कितना है ये, तो 68.2% तक हो चुका है। इकतीस मार्च 2024 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल कितनी बिछाई गई है, 6,83,175 किलोमीटर। ठीक है, 6,83,175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। 31 मार्च 2024 तक का आंकड़ा है। इसमें अगर हम देखेंगे, इसी में भारत नेट 1 और भारत नेट 2, इन दोनों के तहत
2,06,709 गांवों को जोड़ा गया है। गांवों को जोड़ा गया है, सॉरी गांव नहीं, यहाँ पे ग्राम पंचायत की बात है, ठीक है ना, ग्राम पंचायत, ध्यान रखना भाई, एक गांव की जगह ग्राम पंचायत आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हो गया। अभी हाल फिलहाल में भारत के सेवा परिदृश्य में दो बदलाव दिख रहे हैं, ठीक है, दो बदलाव दिख रहे हैं जो सेवा क्षेत्र को एक नया आकार दे रहे हैं, एक नया आकार दे रहे हैं। तो सेवा क्षेत्र में एक तो घरेलू सेवा डिलीवरी लिख सकते हैं, सेवा परिदृश्य को नया आकार देने वाले बदलाव। एक तो है घरेलू सेवा डिलीवरी, का तीव्र प्रौद्योगिकी निर्देशित बदलाव, ठीक है, और दूसरा है भारत के सेवा निर्यात का विविधीकरण, ठीक है। अवसंरचना संभावित वृद्धि को बढ़ाना, अध्याय 12 है। हालिया साल में क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में काफी वृद्धि हुई। उस काफी वृद्धि ने बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में वृद्धि के चलते बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ठीक है। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के औसत रफ्तार की बात करें, एनएच लिख रहे हैं भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत रफ्तार की बात करें, औसत रफ्तार ये 2014 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन हुआ करती थी। वहीं हम 2024 में अगर देखते हैं कि कितना हो चुकी है, 34 किलोमीटर प्रतिदिन, है ना। ये ऐसा क्यों हो? देखो सबसे पहली बात ये है, देखो सड़क संपर्क बढ़ाने वाली प्रमुख पहलें कौन कौन सी हैं। सड़क संपर्क बढ़ाने वाली प्रमुख पहल कौन कौन सी प्रमुख पहल है? एक तो है टोल डिजिटलीकरण, टोल डिजिटलीकरण के मामले में अगर बात करें तो 2014 से 2024 के बीच में कितना 734 सेकंड तक इंतजार करना पड़ता था। अब कितना करना पड़ता है? 47 सेकंड, ठीक है। टोल प्लाजा पे जब कोई गाड़ी खड़ी होती थी तो उसको पहले 734 सेकंड तक इंतजार करना पड़ता था, पर्ची कटता था, तब उनकी आगे बढ़ती थी, है ना। अब क्या है, अब उसको 47 सेकंड तक ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कितने की कमी देखी गई? 16 गुना समय में कमी हुई, ठीक है, समझ में आया। ये क्यों ऐसा हुआ है? तो स्वचालित नंबर प्लेट मान्यता और वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली के माध्यम से जो फ्री फ्लो टोलिंग शुरू हुई, उसकी वजह से। किसकी वजह से ये हो रहा है? स्वचालित नंबर प्लेट मान्यता और वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली के माध्यम से, उपग्रह प्रणाली के माध्यम से फ्री फ्लो टोलिंग।
फ्री फ्लो टोलिंग। ठीक है, पहली चीज एक तो ये हो गई, जो हम सड़क संपर्क बढ़ाने वाली पहल है उसमें से पहली पहल तो ये रही। दूसरी पहल क्या है? दूसरी पहल देखें तो मार्गस्थ सुविधाएं, मार्गों में जो रास्ते में सुविधाएं दी जाने वाली हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक है संविदात्मक अनुरक्षण। संविदात्मक अनुरक्षण का क्या मतलब है? संविदात्मक अनुरक्षण ये क्या है? लिख लीजिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए संविदात्मक अनुरक्षण एजेंसी नियुक्त करके, प्रत्येक किलोमीटर के लिए संविदात्मक अनुरक्षण एजेंसी नियुक्त करके राष्ट्रीय राजमार्ग अनुरक्षण के लिए एक सक्रिय नीति अपनाई गई। जो कैसा है ब्रैकेट में लिख लीजिए तो प्रदर्शन आधारित, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रदर्शन आधारित, प्रदर्शन आधारित अनुबंध और या अल्पकालिक अनुबंध। ये जो संविदात्मक अनुरक्षण एजेंसी है ये किसके लिए है? डैश करके लिख लो, संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है निष्क्रिय सामग्री का उपयोग। निष्क्रिय सामग्री का उपयोग ये क्या है? लिखिएगा, टिकाऊ कच्चे माल नए निर्माण तकनीकों को राजमार्ग विकास में शामिल किया गया है। तकनीकों को उसके बाद राजमार्ग विकास में शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें जैसे एक नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में लैंडफिल स्थलों से प्राप्त होने वाला जो निष्क्रिय सामग्री है उनका यूज किया गया है। ठीक है, यूज किया गया है। हाँ, बिटुमेन, अगर डामर की बात करें तो ये चाहे तो लिख लो, बिटुमेन और डामर का पुनर्चक्रण, राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्राउन फील्ड उन्नयन के दौरान किया जाता है। ब्राउन फील्ड उन्नयन के दौरान किया जाता है। ठीक है, इसमें सर ब्राउन फील्ड क्या तो नहीं मिल रहा, बाकी तो समझ आ रहा। पर्वतमाला परियोजना धार्मिक और पर्यटक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए इसके तहत 6 रोपवे परियोजना को आवंटित किया गया है। हो गया? सर रोपवे क्या है? कभी किसी पहाड़ी क्षेत्र में गए हो?
नहीं। वहाँ पे आप देखे होंगे ना, मोटी मोटी केबल लगी होगी, उस वहाँ पे एक डिब्बा भी बना होगा, बड़े बड़े पिलर्स भी लगे होंगे, उसी डिब्बा में लोग बैठते हैं, उसी केबल के सहारे इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, उस पहाड़ी से उस पहाड़ी, ऐसे जाते रहते जी सर, बैठे हैं। हैं। ये विंध्याचल में बना है अभी हाल फिलहाल में। सर ऐसा एक झूला भी है। हाँ ठीक है, तो वही है ये, और कुछ नहीं, ठीक ना। जी सर। हम्म अच्छा, अलग से लिखिएगा। विश्व बैंक लॉजिस्टिक कार्य, विश्व बैंक लॉजिस्टिक कार्य, लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक, निष्पादन सूचकांक, ये क्या है भाई? अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी है ना, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी की बात है, कैटेगरी। इस मामले में भारत का 2014 में जो रैंक था वो था 44वां स्थान था भारत का, लेकिन 2024 में अगर देखें, सॉरी 2023 में अगर देखें तो भारत का स्थान कितना हो गया? 22वां। मतलब इस मामले में भी सुधार हुआ है ना। यही बात हुई ना इसकी, इसका मतलब स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भी अच्छा खासा निवेश हुआ है। करीब 2014 से 23 के बीच में करीब 8.5 लाख करोड़, मतलब 102.4 अरब डॉलर का निवेश हुआ है, नया निवेश हुआ है। ठीक है, चलिए देखो, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के लिए वर्तमान वैश्विक जो रणनीतियां हैं वो जैसी भी हैं, सार्वभौमिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए जो वर्तमान की वैश्विक रणनीतियां हैं, याद रखना वो सार्वभौमिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है। पश्चिम का जो दृष्टिकोण समस्या की जड़ मतलब अत्यधिक खपत का समाधान नहीं निकालना चाहता हो, बल्कि वो अत्यधिक खपत को हासिल करने के दूसरे विकल्प चुनना चाहता है। मतलब जो अत्यधिक खपत का समाधान हो सकता है वो नहीं करना चाह रहा है, बल्कि वो क्या चाहता है कि अत्यधिक खपत को हासिल करने के लिए हम कोई दूसरा विकल्प भी खोज लें। ठीक है, अब देखिए, एक लिखिएगा, एक उपाय सभी के लिए सही, सभी के लिए सही। ये क्या है? लिखिएगा, एक उपाय सभी के लिए सही काम नहीं करेगी। विकासशील देशों को अपने रास्ते चुनने की छूट दिए जाने की जरूरत है। ठीक है, विकासशील देशों को अपने रास्ते चुनने की छूट दिए जाने की जरूरत है। एक चीज और लिखिएगा, भारतीय लोकाचार, भारतीय लोकाचार प्रकृति के साथ, प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध पर जोर देते हैं। भारतीय लोकाचार प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध पर जोर देते हैं, जबकि विकसित देश क्या करते हैं? अत्यधिक खपत वाली संस्कृति पर जोर देते हैं। ठीक है, हो गया। सर इसका मतलब सर क्या होगा? मिशन लाइफ के बारे में लिख लेना। मिशन लाइफ में इसके बारे में पढ़ाए भी हैं, करंट में भी। मिशन लाइफ में
स्थायी रूप से जीने के लिए, स्थायी रूप से जीने के लिए 75 लाइफ कार्रवाई सूची शामिल है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये हम क्या था?